3.0 का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। दिल्ली में हार के बाद आपको बड़ा झटका, कई पार्षद और आप नेता बीजेपी में शामिल। बड़ा सवाल, क्या अब एमसीडी चुनाव में बीजेपी का पलड़ा पड़ेगा भारी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर उमर सरकार 7 मार्च को बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत 3 मार्च को होगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण से सेशन की शुरुआत होगी और 11 अप्रैल तक ये बजट सेशन चलेगा। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये सत्र। उमर सरकार 7 मार्च को बजट पेश करेगी। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर उमर सरकार 7 मार्च को बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत 3 मार्च को होगी और उपराज्यपाल के अभिभाषण से सेशन की शुरुआत होगी। 11 अप्रैल तक 2025-26 का बजट सत्र, जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र। बड़ी और अहम जानकारी बजट सेशन से जुड़ी हुई, बजट सत्र से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। उमर सरकार 7 मार्च को बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत 3 मार्च को होनी है और उपराज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत 11 अप्रैल तक चलेगा 2025-26 का बजट सत्र। बड़ी और अहम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बजट सत्र से जुड़ी हुई। बजट इज गुड बजट फॉर कॉमन मैन। जो 12 लाख का सर दिया गया, इनकम टैक्स रिलीफ इज अ गुड थिंग। सम ऑफ द अदर थिंग्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड, they have the potential to benefit particularly the middle class, but everything depends on the implementation. It's one thing to have the intention. Now we wait for the implementation. In the implementation, if the middle class benefits and there is more money in people's pockets, that will benefit the economy, because ultimately spending will go up. If spending goes up, the economy will pick up, and that's what we want to see. बजट इज गुड बजट। इस खबर पर हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल बिश्रा ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी सीधे लेते हैं। अनिल जी, क्या कुछ जानकारी है बजट सेशन से जुड़ी हुई, चूंकि अब उमर सरकार बजट सत्र और बजट पेश करने जा रही है? जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में चल रही थी, वो जब गिर गई थी उसके बाद से लगातार राष्ट्रपति शासन चल रहा था। और जब पिछले कुछ महीनों पहले कश्मीर में चुनाव हुआ था और जिसमें उमर अब्दुल्ला चुनाव जीत कर आए, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद में सबसे अभी तक कोई बजट सेशन हुआ नहीं था। 7 साल से जम्मू कश्मीर केंद्र पर आश्रित था। अब 3 मार्च से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें 7 तारीख को बजट पेश भी किया जाएगा। और उसमें आपको जानकारी दे दें कि चूंकि उमर अब्दुल्ला स्वयं वित्त मंत्री हैं, तो इसलिए उमर अब्दुल्ला ही इस बजट को पेश भी करेंगे, जिसकी तैयारी वो काफी दिनों से काफी जोर शोर से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से चुनाव के दौरान किए हुए वादे, जो कि जनता को लुभाने के लिए कहिए या जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए वादे किए जाते हैं, उनको कहीं न कहीं अभी दबाव उमर अब्दुल्ला के ऊपर है पूरी तरीके से, जिसको पूरा करना है। जैसे फ्री बिजली, राशन और महिलाओं को पेंशन, उनको वित्तीय सहायता देना, ये सब वादे थे जिसको जनता उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि कब ये, चूंकि उन्होंने वोट दिया है और इसी परिप्रेक्ष्य में वोट दिया है कि ये सरकार बनेगी तो हमारे लिए ये काम करेगी। तो अब उमर अब्दुल्ला के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने वादों पर खड़े उतरे और जनता का मन और विश्वास जीते। लेकिन जहां दूसरी तरफ देखा जाए, क्योंकि कश्मीर की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो अभी उनको कश्मीर की वित्तीय स्थिति को मजबूत भी बनाना है, साथ में जनता से किए ये वादे जो लुभावने करने या चुनावी वादे हैं उनको पूरा करने का एक दायित्व भी है। तो उन चीजों को बैलेंस बनाते हुए उमर अब्दुल्ला पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं केंद्र सरकार से भी उनको एक काफी अपेक्षाएं हैं कि शायद केंद्र सरकार उनकी सहायता करे। उन चीजों को देखते हुए वो ओवरऑल बजट बनाने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग और महिलाओं या आप कहें तो सभी को कहीं न कहीं बड़ी राहत दी थी, जिसमें इनकम टैक्स से लेकर सभी चीजें थी, काफी चीजें सस्ती भी हुई। तो उन
इसके परिप्रेक्ष्य में उमर अब्दुल्ला के ऊपर एक और बड़ा दबाव है कि वो अपने राज्य की सरकार जो वो चला रहे हैं और जिसके वित्त मंत्री भी हैं, वो जनता को कुछ ऐसी एक प्लानिंग के तहत बजट पेश करें जिससे जनता को काफी राहत महसूस हो। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा था कि किस तरीके से जो है इस पर खुद जो है उमर यहाँ पर बैठकर जो है समीक्षा की थी और जो है सुझाव भी यहाँ पर लिए गए थे कि किस तरीके से किन चीजों को इस बजट में रखा जाए, मूलभूत सुविधाओं को किस तरीके से रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, 7 साल बाद एक तो ये बजट जो है सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर के हिसाब से, जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से जो है इसको इजाफा करने की कोशिश की जाएगी, किस तरीके की रियायतें और आमजन से जुड़ा हुआ क्या उम्मीद जो है जनता इसको लेकर देख रही है इस सेशन के दौरान। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसा मैंने कहा ना कि चुनाव के दौरान किए हुए वादे और साथ में उससे बड़ी बात जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। और क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर लेके अगर देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र पर ही कार्य होता है, क्योंकि आतंकवाद के कारण काफी प्रभाव पड़ा था। लेकिन पिछले 4-5 सालों से अगर आप देखें तो आतंकवाद पर काफी काबू पाया है सरकार ने, तो उसके कारण वहां पर्यटक भी रिकॉर्ड तो आ रहे हैं। तो पर्यटकों को अभी भारत स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह उनको लुभाया जाए, किस तरह जम्मू कश्मीर बुलाया जाए, उसमें क्या क्या सुविधाएं देनी है, कैसा कैसा वहां पे डेवलपमेंट चाहिए, इन सबको ओवरऑल लेकर उनकी एक प्लानिंग अगले 5 साल की रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से इन सबको करने के लिए उनको एक अच्छा बजट चाहिए, एक अच्छा पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा, किस तरह पैसा वो लाकर और किस तरह उसको इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी एक लिमिटेशन है, उन सब ओवरऑल। और साथ में बिजली पानी फ्री देना, महिलाओं को पेंशन देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसको भी उसमें शामिल करना है। इन सब चीजों को वो ओवरऑल देखते हुए कहीं न कहीं बैलेंस बना के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है या बजट में क्या आएगा, इस 7 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनिल जी आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन जो है सामने आया है। यहां पर आतंकियों की मदद करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के आरोप में बर्खास्त किया है और इन कर्मचारियों में जो है 1 पुलिस कांस्टेबल और 1 शिक्षक और 1 वन विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। आपको बता दें कि आरोप है कि इन तीनों पर आतंकी गतिविधियों में हथियारों का इंतजाम करना, आतंकी हमलों के लिए निशाने बताना और घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काना शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि ये सब काम पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में बैठे आकाओं के इशारों पर किया गया। उधर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अनंतनाग के डाक बंगले में जिला अधिकारियों के साथ में बैठक की और बैठक में अनंतनाग के डीसी के साथ साथ अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने भाग लिया है और बैठक के दौरान जिले के भीतर प्रमुख विकास परियोजनाओं और पहलों पर विस्तार से चर्चा की है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति जानकारी दी है और आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन के सामने जो है आने वाली कई चुनौतियों का समाधान किया। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने चल रही परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों ने स्थानीय प्रतिनिधि और मतदाताओं की चिंताओं को उठाया। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार निरंतर विकास प्रयासों के माध्यम से अनंतनाग में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर जो है सावन की 15वीं तारीख यानी कि आखिरी वक्त में इमाम मेहंदी की विलायत की श्रृंखला में मारकुंड बड़गांव में जो है एक भव्य रैली निकाली गई और इस रैली की अध्यक्षता अंजुमन शरीरी शयान के अध्यक्ष आगा सैयद हादी ने की है। आपको बता दें कि रैली का मार्ग मारकुंड से शुरू होकर यूसुफाबाद बामना खुमैनी इमाम बरगाह तक था और जहां पर यह रैली समाप्त हुई इस अवसर पर आगा सैयद हादी ने इमाम मेहंदी की विलायत के महत्व को उजागर करते हुए लोगों को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इमाम मेहंदी की सत्ता की अहमियत पर जोर दिया और समारोह के दौरान धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन करते हुए आयोजकों ने इमाम मेहंदी के मार्ग को अपनाने की अपील की और उनके संदेश को फैलाने के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया।
आम जनता को नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी तरह से जागरूक करने के उद्देश्य से नागरिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में गवर्नमेंट बॉयज HR के सभागार में आज एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गांधरबल के माध्यमिक विद्यालय में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में DC गांधरबल जतिन किशोर ने भाग लिया है। साथ ही ADC गांधरबल और अन्य जिला नागरिक और पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे और कार्यक्रम के दौरान डिप्टी SP मुख्यालय गांधरबल श्री आफ्ताब बुखारी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से PP प्रेजेंटेशन की मदद से जो है तीनों नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इन कानूनों के प्रभाव और महत्व को स्पष्ट किया और जनता को इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है ताकि समाज में बेहतर कानूनी समझ विकसित हो सके। बटालियन परिहासपोरा पट्टन में वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी के सेमीफाइनल मैच खेले गए। हाल ही में ADG ने जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को निर्देश दिया कि वे जवानों के तनाव के स्तर को कम करने और उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बटालियन स्तर पर खेल गतिविधियों का आयोजन करें और जिसके बाद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। वहीं बता दें कि जवान खेल गतिविधियों में भाग लेने के बाद खुश नजर आए और उच्च अधिकारियों से राज्य स्तरीय खेल आयोजित करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि जवान उच्च स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। तो खेल में भाग लेने के बाद जवान जो है पूरी तरीके से खुश नजर आए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है कबड्डी, रस्साकशी का खेल का आयोजन किया गया। ADG ने के निर्देशों पर जो है खेल गतिविधियां, एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर की गई हैं, जिसके बाद जो है जवानों के चेहरों पर जो है खुशी की झलक देखने को मिली है और पूरी तरीके से यहाँ पर खेल को एंजॉय करते हुए यहाँ पर सभी जवान दिखाई दिए। ADG साहब के और अपने कमांडर साहब के शुक्रगुजार है जिन्होंने ऐसे गेम्स, इंटर बटालियन गेम्स ऑर्गेनाइज की है। इससे क्या होता है कि एक जवान का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है और फिजिकल फिटनेस भी रहती है। लर्नर ड्यूटी या कोई और ड्यूटी उनके साथ साथ जो गेम्स जो ऑर्गेनाइज किए पुलिस डिपार्टमेंट, हम बहुत शुक्रगुजार है। हमारा फिजिक, मेंटल रहता है इससे, तो इसके लिए और चाहते हैं कि और गेम्स जैसे इंटर बटालियन, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी होने चाहिए, बटालियन और डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपटीशन होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बंदे और जवान। और अब खबर कुलगाम से है जहां लोगों ने शब-ए बारात को रात भर की प्रार्थनाओं के साथ मनाया। वहीं कुलगाम भर के भक्तों ने जो है शब-ए बारात के शुभ अवसर को रात भर प्रार्थनाओं के साथ देखा। अल्लाह से क्षमा और दिव्य आशीर्वाद की मांग की। बता दें कि पवित्र रात इस्लामिक कैलेंडर में 14वीं बार और 15वीं शवान को चिन्हित करते हुए आध्यात्मिक प्रतिबिंब और पूजा में संलग्न मस्जिद, मंदिरों और कब्रिस्तान में सैकड़ों इकट्ठा हो गए। धार्मिक स्थान भक्ति के साथ जीवित थे क्योंकि हवा कुरान के पाठ के साथ गूंजती थी। मस्जिदों और मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया था, जबकि धार्मिक निकायों और मस्जिद प्रबंधन समितियों ने विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें नाट और HAMD प्रदर्शन शामिल थे। रात में पश्चाताप, शांति के लिए दमन, एकता और पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए जो है समृद्धि के लिए एक अवसर के रूप में कार्य किया गया। मुख्य वन संरक्षक कश्मीर इरफान रसूल वानी ने आज शोपियां का दौरा किया और वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और यह अभियान हरित क्षेत्र का विस्तार और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। वानी ने जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और वन संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और उनके सतत प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस दौरान वानी ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उन्हें वनों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक जो है संतुलन बनाए रखने और वनों की कटाई रोकने में जो है जनभागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। इस पहल को अधिकारियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सराहा और उम्मीद जताई कि इस प्रकार के अभियान कश्मीर के वनों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे।
खबर राजौरी से है, जहां नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए राजौरी पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 6 किलोग्राम हेरोइन जैसे मादक पदार्थ बरामद कर एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि लगातार प्रयासों के बाद मुख्य आरोपी और सरगना जसविंदर कुमार और उसके दोनों आरोपी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खुलासे के बाद में 12 पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनमें 6 किलोग्राम हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ जो है शामिल थे। और राजौरी पुलिस ने नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच लगातार चल रही है। उधर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आयोजित मेडिकॉन 25 मेडिकल कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बहस और चर्चाएं होती रहती हैं, जिन पर मेडिकॉन कॉन्फ्रेंस चर्चा करेगी। हमारा मुख्य चुनौती यह है कि हम जो है स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ कैसे बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर हमें होना चाहिए। इस कारण लोग जो है शहरों में आकर इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं और हम इस दबाव को दूर करने के लिए केवल जम्मू में हमारे बुनियादी ढांचे को बेहतर नहीं बना सकते, इसके बजाय हमें अपने दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और सुधारना होगा। Debates and discussions that go around the subjects that Medicon is going to touch upon. And the good thing is that you've also involved the students with the SRDC. I understand that 11 credits are going to be given to participants in this Medicon as well. That in itself will drive greater involvement and greater enthusiasm on the part of those who have to learn. For me and for Sakina, for Abed, our challenge is to make healthcare more easily accessible. Professor Gupta pointed out the excess pressure on the emergency in GMC Jammu. That simply stems from the fact that our peripheral areas, healthcare is not to the standard that we require it to be, which is why everyone floods into cities. The only way we can remove this pressure is not by improving or adding to our infrastructure in Jammu. It's by adding and improving to our infrastructure in the peripheral areas. उधर बजट सत्र से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा और शोपियां के विभिन्न विभागों के साथ में बैठक जारी रखी। कश्मीर जिले के लिए बजट पूर्व परामर्श कुपवाड़ा और शोपियां के जनप्रतिनिधियों के साथ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने और लोगों की जरूरतों को समझने के लिए जानकारी इकट्ठा की गई है। उधर डीएफओ शमा रूही ने पीएम के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1.50 लाख पौधे लगाने की घोषणा की है। आर्यन न्यूज के साथ एक विशेष बातचीत में डीएफओ शमा रूही ने प्रभाग में वनीकरण प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और लेदर वन प्रभाग के वन क्षेत्रों में पेड़ लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और डीएफओ रूही ने कहा कि हम इन पौधों को लगाने और अपने प्रभाग में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य न केवल वन क्षेत्र को बढ़ाना है बल्कि पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देना और स्थानीय पर्यावरण में सुधार करना भी है। ये इसका नाम ही है एक पेड़ मां के नाम। इस साल जितनी भी प्लांटेशन होगी जहां पे भी होगी वो इसी कैंपेन के अंडर होगी। मेरे डिवीजन की बात करें तो पूरे डिवीजन में 1.5 लाख प्लांट्स हम इस साल लगा रहे हैं इन 2 महीनों में। तो वो डिफरेंट जगहों पे लगा रहे हैं, डिफरेंट क्लोजर्स पे लगा रहे हैं, स्कूल्स में लगा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में लगा रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लगा रहे हैं। हर जगह टोटल में हम 1.5 लाख प्लांट्स जहां पे भी हमने साइट सिलेक्ट की है वो कोशिश की है वो जगह जो डिग्रेड हो गई है जिनमें प्लांटेशन नहीं है, कोशिश करेंगे इस प्लांटेशन से उन जगहों को वापस ग्रीन बनाने की। हम हर सेक्ट ऑफ द सोसाइटी जो है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो स्कूल्स है, चाहे वो टीचर्स है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे या अदर एली डिपार्टमेंट्स है, हर किसी को किसी न किसी ड्राइव में हम जरूर इन्वॉल्व करेंगे ताकि लोगों का
खबर अनंतनाग से है, जहां अनंतनाग डीसी डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने मीडिया को शब बारात की तैयारियों और लोगों की भलाई के लिए शुरू की जाने वाली प्रशासन की पहल के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। तो आज जो शब बारात का मुबारक शब होगा, तो इसके लिए पूरे अनंतनाग की आवाम को मुबारकबाद और यही दुआ करेंगे सारे कि तरक्की की जो रफ्तार जिला ने पकड़ी है और जो अमन का जो पूरा माहौल है वैसे ही कायम रहे आने वाले पूरे वक्त में। इसके साथ साथ जो इंतजाम करने के, चाहे की बात हो चाहे एसेंशियल सप्लाईज की बात हो, उसमें जो हिदायत के हिसाब से पूरा ग्राउंड लेवल फंक्शनरी पूरे लगे हैं इसमें। तो मुझे बहुत उम्मीद हो कि अच्छे तरीके से बाकी फेस्टिवल्स की तरह बाकी। उधर पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटरशेड विकास घटक के तहत वाटरशेड यात्रा अभियान 2025 सुखराल रामबन से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इस अभियान के हिस्से के रूप में जो है पारिस्थितिक जो है संतुलन और जल प्रतिधारण में जो है सुधार के लिए उखराल में 3300 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जाएगा। उधर कश्मीर के श्रीनगर के 7 वर्षीय कमूस शौकत ने जो है छत्तीसगढ़ में दूसरी ताइक्वांडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अपने हैदराबाद को हराकर सब जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं जीत के बाद उनके कोच ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप को जीतना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीर में